Hello and welcome everyone. I am SK Nigam, your chemistry teacher, and in today's session, we would be learning some concepts of chapter number 3 of NCERT chemistry, that is electrochemistry. So, in this session, we will consider three topics. The first one is standard hydrogen electrode, then measurement of electrode potential, and the last one is Nernst equation. All these topics are very interesting and they are very easy too. So, come with me and stay tuned. आज की फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो एज द नेम इंडिकेट्स, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है कि जब सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हो, जैसे एसटीपी कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, कंसंट्रेशन यूनिटी हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, तो इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड टर्म का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम करेंगे. उससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों आई. तो जब भी हम किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालते हैं तो किसी सेल के पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है ना. जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड थे, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड की हमें पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है. पर अगर हम किसी जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की बात करें तो अकेले हम जिंक की या कॉपर की पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते. हमें हमेशा किसी एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, उसको पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें उसको सेल बनाना ज़रूरी होता है. मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स को, मतलब एनोड एंड कैथोड, दे हैव टू ज्वाइन एंड फॉर्म अ सेल. और उसके सेल पोटेंशियल की बेसिस पे हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेते हैं. जैसे किसी इन दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, आपने इसका सेल पोटेंशियल निकाला, तो आप जिंक का निकाल सकते हो. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहें तो अकेले आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, उसको आपको सेल बनाना ज़रूरी है. ओके, तो इसके लिए जैसे हम किसी भी मेज़रमेंट को करने के लिए हम किसी स्टैंडर्ड स्केल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी की हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है, तो इट इज़ 165 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर. मतलब ये 1 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड स्केल है और इसी स्केल से हमने उसको हाइट को मेज़र किया है. उसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड स्केल बनानी पड़ती है. और स्टैंडर्ड स्केल बनाने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया है, जिसका पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा 0.0 वोल्ट का होगा. और अभी जब इसका ई नॉट सेल की हम बात कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट. इसमें एक्चुअली होता है क्या, इट इज़ अ सिंपल अरेंजमेंट. इलेक्ट्रोड का अरेंजमैंट है जिसमें हमने एक कंटेनर लिया है. इसमें 1 मोलर HCl या 1 मोलर कोई भी एसिड जिसका H+ कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए. देन उसमें एक हमने इन्वर्टेड ट्यूब डाली है जिसमें H2 गैस की हम सप्लाई देते हैं. और इसमें एक प्लैटिनम वायर के थ्रू एक प्लैटिनम की फॉयल यहाँ पे हैंग की है. प्लैटिनम ही क्यों? बिकॉज प्लैटिनम एक नोबल मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ, इसलिए हमने यहाँ प्लैटिनम को लिया है. ओके, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है. तो जब हाइड्रोजन गैस इनसाइड मूव करेगी तो ये एक रिएक्शन परफॉर्म करेगा. इस रिएक्शन में हम ये कहते हैं कि H+ एक्वस में जो था, मतलब जो सोल्यूशन में था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा 1/2 H2 गैस. और यही गैस यहाँ पर बबल्स बन के निकलते हुए आपको दिखाई पड़ रही है. ओके, तो ये तो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हो गई. और ये रिएक्शन हमने रिडक्शन में क्यों लिखी है? क्योंकि हमें IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करना होता है. तो ये एक इलेक्ट्रोड की, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हो गई. ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया. जब हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे. तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, ई नॉट सेल H+ H2 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट. ओके, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से 0 वोल्ट मानते हैं. तो इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है. एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने 1 मोलर HCl को फिल कर रखा है. 1 मोलर HCl मान लीजिए, या फिर आप 1 मोलर H+ कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे. इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब है और उस ट्यूब में यहाँ से आपने होल करके यहाँ हाइड्रोजन की सप्लाई दे रखी है. H2 गैस यहाँ से फिल की जाती है. और एक इलेक्ट्रोड है जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम वायर से हैंग कर रहा है, तो वो यहाँ पर प्लैटिनम फॉयल है. तो प्लैटिनम फॉयल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये नोबल मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ और ये इस गैस को सप्लाई देगा, जिससे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी.
तो एक ये फॉयल क्यों लिया हमने, क्योंकि ये एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी आराम से रिएक्शन ये परफॉर्म करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हो गई और ये हो गया 0.0 वोल्ट का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं किसी इलेक्ट्रोड का पता लगाने के लिए? तो जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता लगाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपको पता है, यू आर वेरी वेल अबाउट द वैल्यू ऑफ द ई नॉट सेल। ई नॉट वैल्यू ऑफ यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H+ आयन मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आप अगर आप लिखना चाहें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे लिखा जाता है, तो जब भी कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड गैसेस को हम गैसेस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। गैसेस इलेक्ट्रोड को जब भी लिखा जाता है तो प्लैटिनम हम पहले लिखते हैं। ओके, प्लैटिनम लिखने के बाद यहाँ पर जो भी गैस का इस्तेमाल आप कर रहे हो उसको आप लिखिए। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका है। ओके, तो अभी इस फॉर्म में ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा होगा, उल्टा कर दोगे आप, उल्टा करने मतलब पूरा फुल उल्टा होगा ये, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिखा हुआ। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारा फॉर्मूला है जहाँ जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो ई नॉट सेल होगा तो यहाँ पे ई नॉट हो जाएगा। तो ई नॉट सेल कब होता है, जब स्टैंडर्ड हमको सेल पोटेंशियल निकालना होता है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये जो वैल्यूज़ हैं आप कौन से रखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रखते हैं। आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये बताया था कि ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड को हमने स्टैंडर्ड ही क्यों रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों रखा है। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक सेल आपने बनाया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिंक की आपको निकालनी है, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, तो आप 2 सेल लेंगे और अगर इसका कोई भी पोटेंशियल आता है, मान लेते हैं इसकी जो ई नॉट सेल की जिंक की जो वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं -0.76 वोल्ट आ रही है, तो अगर आपने एनोड बना दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो हमें पता है एनोड की वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई कैथोड। मीन्स आप जिस भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं, आप एक सेल बनाइए, उस सेल में उसको आप कैथोड बनाओगे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप क्या बना दोगे, एनोड। जैसे मान लेते हैं जिंक है, तो ये जिंक की रॉड हमने इसमें टिप कर दी, जिंक की रॉड लगा दी, यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना दिया इस तरीके से। इसमें 1 मोलर, इसमें हो जाएगा ZnSO4 और ये हो जाएगा 1 मोलर H+ आयन। यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस की एंट्री करा देंगे और इसको हमने वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर के साथ। ये वोल्ट मीटर रीडिंग दे देगा, जो भी रीडिंग देगा, मान लेते हैं -0.76 वोल्ट इसने रीडिंग दी, तो हमें पता है ये है जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक रॉड वाला है, और ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक सेल बनाना होगा जिस सेल में वो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एनोड। क्योंकि जब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ई एनोड की जगह पे हमेशा 0.0 वोल्ट आएगा, तो जो इस सेल की पोटेंशियल की वैल्यू होगी वही उस ई कैथोड की पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। यानी अब ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn की जो वैल्यू है ये -0.76 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कॉपर का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कैथोड की जगह कॉपर लगा देंगे, और जब हम ई सेल इसका निकालेंगे तो ई सेल का फॉर्मूला लगाने के बाद ई नॉट ऑफ कॉपर Cu2+ से Cu प्लस ई नॉट ऑफ H+2 H2, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ओके, तो ई नॉट ऑफ Cu2+ से Cu माइनस ई नॉट ऑफ H+2 H2। अब इसकी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, इस ई सेल की वैल्यू आएगी वो 0.43 आएगी। तो जब 0.43 आएगी तो Cu2+, तो इसका आपको कैलकुलेट करना था, और हाइड्रोजन का आप पहले से जानते हो, तो ये ओवरऑल जो ई सेल है वो किसका हुआ, ये हो गया कैथोड का, मतलब जिस कॉपर को आपको निकालना था। तो इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका ये है, इसका सेल पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट। आप किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसको आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिला के एक सेल बनाएंगे, उस सेल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड पे रखेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना उसको आप कैथोड पे रख के इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो सेल का पोटेंशियल आएगा वही उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड इसकी हेल्प से आपने बहुत सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की है, और उस कैलकुलेट करने के बाद एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज़ जनरेट हो जाती है। ये एक टेबल है जिस टेबल में आपको सारे एलिमेंट्स की, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है।
रिडक्शन पोटेंशियल मैंने क्यों कहा, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो हम जब गैसेस इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, प्लैटिनम आगे लगाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखने के लिए PT सॉलिड, H2 गैसियस, H+ आयन। इसी तरह से अगर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख के लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी ये प्लैटिनम को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिथियम की वैल्यू देखिए, Li+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Li सॉलिड बना रहा है और इसकी वैल्यू -3.05 है। तो ये रिएक्शन किस तरह की, इट इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, आप जो ये वैल्यू सारी स्टैंडर्ड है, इसका ध्यान रखना आपको। तो ये वैल्यू -3.05 है, यानी कि जो वैल्यू है बहुत ही लो है। बहुत लो वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि इसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे लीस्ट है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता। वहीं अगर आप फ्लोरीन को देखेंगे, ये देखिए फ्लोरीन की वैल्यू लिखी हुई है F2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2F-, इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है इस टेबल में 2.87। इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत आसानी से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस अगर आप लिथियम की बात करेंगे तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है। और अगर किसी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसकी टेंडेंसी सबसे लीस्ट है, इसका मतलब है कि इसका यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब आप लिखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, बिकॉज जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी आप जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो। उसी तरीके से अगर आप फ्लोरीन की वैल्यू देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा मैक्सिमम दिखा रहा है 2.87। इसका मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से गेन करेगा, यानी कि दूसरा जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इसका मतलब दूसरा एलिमेंट जिसके साथ ये कंबाइन हो रहा है वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से सारी देखिए वैल्यू नीचे आने में घट रही है, फिर बीच में 0 आया जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है। देन सबसे नीचे लिथियम आ गया। अब बगल में आप देखिए कि एरो बनी हुई है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगेन द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ E0 सेल, E0 ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके। एंड यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट की बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो घटती चली जा रही है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, 2 इलेक्ट्रोड लिख देंगे, दोनों इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कौन इसमें ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कॉपर है, कॉपर की वैल्यू 0.34 है और जिंक है, जिंक की वैल्यू -0.76 है। तो ये प्लस में है कॉपर और ये जो है आपका जिंक जो है ये क्या है, नेगेटिव में वैल्यू रख रहा है, ठीक है। अभी आपसे पूछे इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, बिकॉज ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके। और जिसकी वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। और ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन में है तो इसका मतलब है कि कॉपर हमारा बनेगा कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, और जिंक बनेगा हमारा एनोड, क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है, ओके। यानी अगर आपको कोई भी 2 इलेक्ट्रोड दिए जाएं और दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दे दी जाए, तो जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या बनाएगा, यस, कैथोड बनाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो क्या बनाएगा, वो एनोड बनाएगा। क्लियर, ओके। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम बात करते हैं कि इंटेक्स क्वेश्चन के लिए हम नया सेशन रखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ अभी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको आंसर उसका बताऊँगा, ओके। और अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करके शेयर भी करिए, ओके, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। नाउ अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द नर्स्ट इक्वेशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नर्स्ट इक्वेशन, ओके। सो नर्स्ट इक्वेशन में हम अभी जैसे हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने देखे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, ओके। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब सारी कंडीशन स्टैंडर्ड,
पर हमेशा सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हो ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। व्हेन ऑल द कंडीशन आर नॉट स्टैंडर्ड, ओके, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर हो, उसके अलावा जो आपका कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो, तब क्या करेंगे? तब हम नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। नस्ट ने सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन को कंसिडर किया। मान लेते हैं कि कोई एम प्लस मेटल, एम मेटल है, एन प्लस उस पर चार्ज है, ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा? एम सॉलिड बनाएगा। तो इन्होंने इस इलेक्ट्रोड यानी इस हाफ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिए इक्वेशन दी, ओके, और उस इक्वेशन की है, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं ई एम एन प्लस टू एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन प्लस। तो ये आप इस रिएक्शन से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बेसिस पे समझ सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ओके। तो अब इसमें हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू पता होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल उसकी वैल्यू होती है। टेम्परेचर हमने 298 केल्विन लिया है, ओके। फैराडेज कांस्टेंट हम जानते हैं 96487 होता है। ये सारी वैल्यूज़ हमें पहले से पता है, मैं लिख भी देता हूँ। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देन जो फैराडेज कांस्टेंट होती है ये आपको समझना है। ये तो हो गया किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा या जो आपने टेबल में अभी थोड़ी देर पहले देखा। आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, एफ फैराडेज कांस्टेंट है, एल एन मतलब लॉग एट बेस ई है, एम यहाँ प्रोडक्ट है और एम एन प्लस यहाँ रिएक्टेंट है, ओके। तो फैराडेज कांस्टेंट 96487 कूलॉम पर मोल होता है और हमने जो टेम्परेचर रखा हुआ है, बेसिकली हम टेम्परेचर जो रखते हैं वो 298 केल्विन का रखते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पहले से पता है। जब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू हो जाएगी एम एन प्लस से एम माइनस 0.059 बाई एन। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जब हम इस लॉग को एल एन को लॉग एट बेस ई में कन्वर्ट, लॉग एट बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। एल एन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ लॉग एट बेस ई। तो जब हम एल एन को लॉग में लिखते हैं तो यहाँ हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने इसको भी यहाँ पे रख लिया, ओके। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2.303, 8.314, देन 298 अपॉन एन 96487 दिन हो जाएगा लॉग। और ये m एक सॉलिड है, ओके। तो सॉलिड की यूनिट माना हुआ हमने, इससे पहले क्लास 11th में हमने पढ़ा भी है कि जब सॉलिड होता है उसके लिए हम यूनिट कंसंट्रेशन मान के चलते हैं, कंसंट्रेशन उसकी वेरी नहीं करती, इसलिए ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस, ये है कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके। तो सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इट इज़ ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एम एन प्लस से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन। ये सारी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.059 आएगा और ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। तो एम एन प्लस है क्या? इट इज़ द कंसंट्रेशन जो आपको दी जाएगी क्वेश्चन, ओके। तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, एक्चुअल नेक्स्ट इक्वेशन। ई एम एन प्लस से एम एन इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस 0.059 बाई एन, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉग एम एन प्लस, ओके। हम इसको अप्लाई करेंगे किसी एक इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, तो जब हम जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे तो जिंक Zn2 प्लस एक्वस ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सॉरी गेन करेगा, तो क्या बनाएगा? जिंक सॉलिड। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.059 बाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस, ओके। तो ये तो हो गया जिंक इलेक्ट्रोड की इक्वेशन। समझ में आया? ये इक्वेशन मान लेते हैं नंबर 1 हो गई। अब सिमिलरली अगर मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया तो कॉपर इलेक्ट्रोड की इक्वेशन ये लिखेंगे आप, इस कॉपर इलेक्ट्रोड, इसका क्या हो जाएगा? ई Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 0.059 एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन? अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग यहाँ पर भी प्रोडक्ट में क्योंकि सॉलिड है इसलिए 1 लिखा हमने और Cu2 प्लस, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्योंकि डैनियल सेल की जब बात करते हैं तो डैनियल सेल में हम जानते हैं कि यही दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक हमारा एनोड होता है और कॉपर हमारा कैथोड होता है। ये हमारा डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट है।
तो मान लेते हैं हमने इसको कनेक्ट किया और हमने फिर डैनियल सेल का ई सेल निकाला, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं इसलिए मैंने नॉट यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। ओके, अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे। ओके, जिंक कैथोड कौन है इसमें, कॉपर है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ई Cu2+ से Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Cu2+ माइनस, यहाँ पर जिंक की वैल्यू आएगी क्योंकि ई कैथोड कौन है, कॉपर है, ई एनोड कौन है, जिंक है, तो जिंक की हमने ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल किया, जिंक की इक्वेशन और ये कॉपर की इक्वेशन। ओके, तो हो जाएगा ई नॉट Zn2+ से Zn, और ये ब्रैकेट में लगा दीजिए आप, माइनस 0.059 अपॉन अगेन 2 बिकॉज यहाँ पर भी 2 है, और लॉग 1 अपॉन Zn2+ की कंसनट्रेशन। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये ई नॉट और ये ई नॉट सेम स्टैंडर्ड की वैल्यू है, तो क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस की तो हम इनको एक साथ लिखेंगे, माइनस ई नॉट Zn2+ Zn, देन देखिए 0.059/2 यहाँ भी 0.059 वहाँ पर भी बाई 2 वहाँ पर भी, तो हमने इसमें से माइनस लगा के ये कॉमन ले लिया, तो ये तो हो जाएगा लॉग 1 अपॉन Cu2+, और ये माइनस माइनस प्लस था, फिर माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर अगेन माइनस आ गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको आप करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, Zn2+। ओके, तो ये तो हो गया हमने हमारा और सिंप्लीफाइड फॉर्म, देन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, इट इज ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन। ओके, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, तो लॉग ये एम है ये एन है, 1 अपॉन Cu2+ अपॉन 1 अपॉन Zn2+। ठीक है, तो पता है ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसको और सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे आप, ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Zn2+ ऊपर चला जाएगा, Zn2+ की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ की कंसंट्रेशन, ये हमारी अल्टीमेट इक्वेशन बनेगी। ओके, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059/2 लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+। ओके, क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से हम इस नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसी को एक सिंपल से जनरल इक्वेशन पे लिख के दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोड आपको बता दिया जाए, कोई एक सेल लिख दिया जाए। अब ऐसे ही क्या ध्यान रखना है, मान लेते हैं हम आपको एक सेल और देते हैं और सेल का रिप्रेजेंटेशन है Ni सॉलिड से Ni2+ एक्वस गिव्स आउट Ag+ एक्वस से Ag। तो आप चाहो तो अलग अलग हाफ रिएक्शन लिख के करो, या फिर हमने एक जो जनरल इक्वेशन बनाई है उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जनरल इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग, यहाँ पे हो जाएगा एनोड अपॉन कैथोड। ये हमने एनोड अपॉन कैथोड कैसे बनाया, इससे पहले जरा सा आप रिवर्स करके इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर इससे पहले हमने डैनियल सेल लिया था जिसमें हमने यहाँ पे Zn2+ देखा था और यहाँ पे हमने Cu2+ देखा था। ओके, तो Zn2+ क्या है, एनोड की कंसंट्रेशन है और ये कैथोड की कंसंट्रेशन, तो एनोड अपॉन कैथोड लिखते हैं। क्लियर? तो अब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ई नॉट सेल का मतलब ई कैथोड क्या है इसमें, Ag+ से Ag माइनस ई नॉट ऑफ Ni2+ से Ni, ये हो गया हमारा एनोड, कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट सेल हो गया माइनस 0.059 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है। ओके, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जितना लॉस हो उतना गेन होना ज़रूरी है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन लूज़ कर रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसको भी 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, मतलब 2 Ag+ आयन हम लेंगे, तो ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एनोड पे कौन होगा, Ni2+ की कंसंट्रेशन, और कैथोड पे कौन होगा, Ag+। ओके, कैथोड पे Ag+।
बट क्या ध्यान रखना है, चार्ज का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए +2 है, यहाँ +1 है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर रहा है पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितने सिल्वर आयन चाहिए होंगे, 2, यानी यहाँ पावर 2 आ जाएगी। इसमें अगर नहीं समझ में आया तो आप इक्वेशन समझ सकते हो। जैसे अगर मैं इनकी दोनों की हाफ रिएक्शन लिखूँ तो Ni gives out Ni2 plus 2 इलेक्ट्रॉन एंड Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो नेट सेल रिएक्शन बनेगी। तो देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, तो LHS में Ni प्लस और 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट साइड में और यहाँ रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ बनेगा Ni2 प्लस 2 Ag। तो यही तो हमारी इक्वेशन बनी। तो ये दोनों तो सॉलिड टर्म्स हैं, इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं, और ये हमारे एक्वस टर्म्स हैं तो इनको हम लिखेंगे। तो हमारा जो इसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बन रहा है वो Ni2 प्लस ओके और Ag प्लस की पावर 2, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप इस सेल का ई सेल निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें आपको ये वैल्यूज़ तो दी जाएंगी क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये वेरी नहीं करती, ये फिक्स होती हैं, और इनकी कंसंट्रेशन आपको यहाँ क्वेश्चन में लिख देगा। अभी मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ओके, अब अगर एक कोई रिएक्शन है, कोई जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिव्स आउट स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, और मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र हुआ। तो इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन तैयार करेंगे। ओके, जनरल इक्वेशन क्या होगी हमारी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पर आप चाहो तो 0.059 बाई n लॉग, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। तो ये एक कांस्टेंट टर्म हुआ। ओके, क्योंकि ये एक किसी भी कंसंट्रेशन पे होता है तो इसको हम, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ Q, रिएक्शन क्वेश्चन, जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ा हुआ। तो ये एक इक्वेशन बन के हमारी तैयार हो जाएगी। ओके, तो ये है नेक्स्ट इक्वेशन सिंपल। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो हमारी जो एग्जाम्पल है वो है 3.1। इसमें लिखा है कि एक Mg सॉलिड, इक्वेशन दी हुई है Mg सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस, और यहाँ इसकी कंसंट्रेशन 1 2 3 मोलर गिव्स आउट Mg2 प्लस, इसकी भी कंसंट्रेशन दी 0.130 मोलर प्लस 2 Ag सॉल्ट। ये इक्वेशन, ये एक एग्जाम्पल में इक्वेशन है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैलकुलेट इट्स ई सेल, पहले रिप्रेजेंट करना है सेल को, फिर ई सेल निकालना है अगर ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो इसको सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ABC, एनोड ब्रिज कैथोड। ओके, तो एनोड क्या है, इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ये एनोड हो जाएगा। तो आप लिखोगे Mg सॉलिड टू Mg2 प्लस विद कंसंट्रेशन। ओके, तो ये हो जाएगा एनोड। देन ब्रिज लगाया, देन कैथोड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 से 0 की तरफ मतलब घट रहा है। तो ये हो जाएगा Ag प्लस, इसकी भी कंसंट्रेशन आप रखेंगे यहाँ से Ag सॉलिड। तो ये हमारी सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब इस एग्जाम्पल का पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट था ई सेल निकालो। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ये है फॉर्मूला आपका, एनोड अपॉन कैथोड। तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है इसमें, सिल्वर। ओके, तो सिल्वर के लिए इसमें इस क्वेश्चन इसमें सिल्वर और मैग्नीशियम की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं, सीधे ई नॉट सेल की वैल्यू आपको एग्जाम्पल में दी हुई है। तो उसकी वैल्यू इसमें एग्जाम्पल में दी है 3.17 माइनस 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, सिल्वर ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हम 2 लिखेंगे। और लॉग एनोड क्या है, Mg2 प्लस अपॉन कैथोड क्या है, Ag प्लस, पर इसकी पावर हमें क्या लगानी होगी, 2, क्योंकि अगेन चार्ज का यहाँ पे सारा खेल है। 2 प्लस है, यहाँ +1 है। ओके, तो पावर 2 हो जाएगी। अब हम इसको सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। 3.17 माइनस 0.059 बाई 2
लॉग mg2+ की वैल्यू हमें दी है 0.130 डिवाइडेड बाई, और ये है डेसिमल यहाँ लगा है तो 1 2 3 और हम इधर और ले जाएंगे तो 4 प्लेस जाएगी वैल्यू, तो इसको हम 10⁻⁻4 की पावर 2 लिखेंगे। ओके, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.96 वोल्ट। सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं करके दिखा ही देता हूँ। ओके, फटाफट कर देते हैं इसको, बाकी तो आप कर लोगे। 3.17 माइनस 0.059/2 इसको भी सॉल्व कर लोगे। मैं इसको सॉल्व करना बता देता हूँ। 0.130 डिवाइड बाई 10⁻8 हो जाएगा। ओके, अब इस 10⁻8 को आप ऊपर भेज देंगे तो 10⁻8 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू 10⁻+8 की हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, इसको log m इंटू n का फॉर्मूला लगा देंगे तो इट इज़ 3.17 माइनस 0.059/2 और ये हो जाएगा log 0.130, इसको अलग सॉल्व करेंगे, प्लस log 10⁸8। ओके, तो 8 आगे आ जाएगा, 8 log 10 यानी ये पूरा क्या हो जाएगा टोटल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। क्लियर, और log 1.310 की वैल्यू आप देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका कैलकुलेशन आपको कर लेना है और आंसर आपका कितना मैंने बताया है 2.96 वोल्ट। इस तरीके से ई सेल निकालेंगे। ओके, तो हालांकि आज के लेक्चर में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, और हालांकि इसमें 2 टॉपिक्स और थे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, नहीं समझ में आएगा कमेंट ज़रूर करिएगा, पूछ लीजिएगा हमसे। तो ठीक है, हो गया सारा आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक करके शेयर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, जो भी लिंक्स हैं वो आई सेक्शन में दिए हुए हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो उस आई सेक्शन में जाके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।